हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद है आप लोग पीवाईक्यू फॉलो कर रहे होंगे और जहां जहां जिन बच्चों के पेपर हो चुके होंगे उन लोगों को इन पीवाईक्यू से काफी हेल्प भी आ रही होगी। मैं आप लोगों से बस यही चीज कहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें एग्जाम देने के बाद कि इन पीवाईक्यू से आप लोगों को क्या बेनिफिट रहा। आपके कमेंट के बेस पे ही जो फ्यूचर में आपके जूनियर्स आएंगे उनको काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसका हम पीवाईक्यू 2 लेके आए हैं। बेटा एक चीज बता दूं मैं, आप लोग आंख बंद करके इनको फॉलो करें। ठीक है, यही क्वेश्चन घूम फिर के रहेंगे। मैं नहीं कह रहा 100%, बट यस 70 to 80% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हर स्टेट में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं तो 100% की गारंटी नहीं ले सकते, और कोई ले रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत आता ही है। लेकिन हाँ, इतना पढ़ने के बाद जो बच्चों को ये डर है कि सर पास तो गारंटेड हो जाओगे, अच्छा स्कोर भी आएगा जो बच्चा अच्छा स्कोर चाहता है। चलिए तो बात करें हम लोग कि हमारे इस पीवाईक्यू सीरीज में है क्या। तो चैप्टर वाइज वेटेज तो देखें, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें वेटेज देखें तो देखो 4 चैप्टर जहां यहां निकल के आ रहे हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं। एक तो पहला ही है, ठीक है, इससे लगभग 9 से 10 मार्क्स का आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इससे करीब 9 से 10 मार्क्स का आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर थ्योरेटिकल है पूरे। इवन जो 3rd चैप्टर है वो भी पूरा थ्योरेटिकल। तो यानी कि ये 3 चैप्टर है जिन बच्चों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से डर लग रहा है, तो अगर ये वो 3 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं तो 25 नंबर के अराउंड खींच ले जाओगे आप लोग। पूरा प्योर थ्योरी है, यहां पर सिर्फ याद करना है। उसके बाद फिर यहां पर क्या है, आगे जो भी चैप्टर आएंगे उनमें क्या आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर वगैरह आ जाएगा, तो बच्चों को थोड़ा डर सा लगता है। चलिए फिर भी जो मैंने बताया क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन पक्का याद करनी है। अगर हम उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 5 and 6, यहां से भी लगभग 10 मार्क्स का आ रहा है। तो 1 2 3 4 और डाउन आ जाए नीचे थोड़ा सा, तो हमारे पास जो चैप्टर आता है चैप्टर 11 और 12, ये मैंने फर्स्ट टाइम जब सिलेबस चेंज हुआ था तभी वीडियो बना के डाल दिया था कि ये आप 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर पढ़ लो, आप बहुत इजीली 40 से 50 के बीच में मार्क्स खींच ले जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम टिप आपके लिए यही है कि आपको हर एक कैटेगरी की डेफिनेशन, ड्रग्स की डायूरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल क्या होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मौजूद क्लासिफिकेशन या जो एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, उन एग्जाम्पल में से भी जिन एग्जाम्पल्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है उनको जरूर याद कर लेना कि ये वाला ड्रग इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। देन हाउ टू राइट आंसर। आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा, कोई दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल जैसा मैं यहां सॉल्व कराता हूं बिल्कुल वैसे रहेगा। हाँ, लिखने में थोड़ा मेरी डिटेलिंग होती है, आप लोग थोड़ा और शॉर्ट करके लिख सकते हो कोई अगर ज्यादा डिटेलिंग कर दी है मैंने तो। ठीक है, पेपर हिंदी में या इंग्लिश में, तो पेपर हिंदी इंग्लिश आपके स्टेट में जैसा अलाउड है आप वैसा लिख सकते हैं। हिंदी में बिल्कुल लिखिए, अच्छा मार्क्स मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा कि लिखने का सही तरीका क्या रहता है। लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बच्चा अपना नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है वो लेके लिख देता है। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। एमसीक्यू यहां के लिए बताऊं मैं, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल अगर सारे आते हैं तो आप 90% एमसीक्यू सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी YouTube पे हम 5 अवेलेबल करवा रहे हैं और काफी सारे जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कलेक्ट करने की अलग अलग स्टेट से पेपर्स को। तो हम एक अलग से कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है 300 रुपए का। हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे पेपर हो रहे हैं, तो यहाँ पे 7+ उम्मीद है धीरे धीरे करके ऐप में 10+ तक पेपर हम डाल देंगे और फिर उसके बाद गारंटी हो जाएगी कि 90% से ज्यादा का ज्यादा सब कुछ यहीं से आएगा। मतलब आप ये लगा लो खेल खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आपको ऐप पे अवेलेबल रहेगा। अभी 7+ तक हम टारगेट बना के चल रहे हैं, फिर आगे और बढ़ा देंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, आपको चेक करना है तो आप ऐप में जा करके इस कोर्स को चेक कर सकते हैं और खोल के देख लेंगे कितने पीवाईक्यू पड़े हुए हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज आपको मिल ही रहा है, इंग्लिश हिंदी का पीडीएफ मिलेगा आपको। चैप्टर वाइज वेटेज का मतलब बेटा यहाँ पर एक और चीज हम कर रहे हैं ऐप के अंदर, ठीक है, कि जो पेपर होता है, जैसे मान लो सपोज ये पेपर है, ठीक है, तो जैसे डिफाइन द टर्म, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे चैप्टर को लिख करके चैप्टर 1 का क्वेश्चन चैप्टर 1 में डाल रहे हैं, चैप्टर 2 का क्वेश्चन चैप्टर 2 में डाल करके एक अलग पीडीएफ बना दे रहे हैं कि अगर पर्टिकुलर किसी चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन चेक करने के इसी चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, चलिए
अब स्टार्ट करते हैं फटाफट पेपर। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है इम्प्योरिटी वाला, रिपीट हो रहा है। 4 सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, मैंने 6-7 टाइप की इम्प्योरिटी बता रखी है, कई बार 3 पूछता है, 4 पूछता है, तो आप उसको डिस्कस करके बता देंगे। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी डिस्कस किया था। गिव इट्स क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन विद 1 एग्जांपल ईच। पहले जो पीवाईक्यू था उसकी मैंने बता दिया था। ये कॉमन क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर से बड़े कॉमन क्वेश्चन है इस तरह से आने के लिए। थर्ड है डिफाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जो थर्ड इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल, उसमें डायरेक्ट पूरा टॉपिक पूछ लिया है। फिर कह रहा है क्लासिफाई करो उनको एग्जाम्पल के साथ, उनके यूज देने हैं हमको किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स के। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स जो हमारे पेट पे आंतों पे काम करते हैं उनको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कहते हैं, ठीक है। जीआई एजेंट्स आर ड्रग दैट एक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करेंगे, जिससे कि हम लोग, जैसे कि एसिडिटी वगैरह होती है, अल्सर्स होते हैं, या वॉमिटिंग आ रही है, या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या डायरिया हो रहा है, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए जो चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी नॉर्मल सी बात है, एंटासिड। गैस की प्रॉब्लम सबको ही है, छोटा बड़ा कोई भी हो, गैस हो ही जाती है, ठीक है। एंटासिड को डिफाइन कर दोगे, एंटासिड क्या होते हैं, ये वीक अल्कलीन बेसिस होते हैं, वीक अल्कलीन बेसिस जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। न्यूट्रलाइज, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं एंटासिड्स ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा जो हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें जो HCl निकल आता है एक्स्ट्रा, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमको बहुत तेजी से हार्ट बर्न या गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन वगैरह हो रही हो, या पेप्टिक अल्सर्स है उसमें पेन वगैरह हो रहा हो, तो बहुत जल्दी हमको राहत मिल जाती है। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर MCQ आया हुआ है अलग अलग स्टेट्स में। जो एंटासिड्स है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टेमिक और एक नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब ये हमारे ब्लड में चला जाएगा एब्जॉर्ब होकर के, एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, एग्जांपल याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक का मतलब हमारे सिस्टम में चला गया, पूरा ब्लड में आ गया। फिर है नॉन सिस्टेमिक, ये पेट में ही रह करके जो एक्स्ट्रा HCl आ गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, एक्ट लोकली, वहीं पेट में रह करके काम करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे एग्जाम्पल वो हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। फिर कह रहा हूं मैं, जो भी एग्जाम्पल देता हूं या जो भी खासकर एग्जाम्पल की बात है, ड्रग्स के नाम लिखता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आप। और सिलेबस को देख करके एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, एसिडिफाइंग एजेंट्स, कई बार उल्टा हो जाता है, हमारे पेट में एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। जब एसिड की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। ड्रग्स दैट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी, तो जब हमें एक्लोरहाइड्रिया हो गया है, एसिडिटी HCl कम बन रहा है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टमक फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ HCl। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या है, एक कंडीशन है जब हमारे पेट के अंदर पर्याप्त मात्रा में HCl नहीं बन रहा होता है। एग्जाम्पल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड और सिट्रिक एसिड, ठीक है। HCl डाइल्यूट इस्तेमाल होता है, इसके एग्जाम्पल नहीं है पर ये कॉमन दवाइयां हैं। देन एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, सिंपल सी कहानी है, जब भी हमारे पॉइजन खा लेते हैं या हमारी बॉडी में कोई पॉइजनस चीज आ जाती है ब्लड के अंदर, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एडजॉर्बेंट्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में जाकर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया है या कोई हार्मफुल गैस है, उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेती है, और फिर वो फिल्टर होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है, और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ड्रग्स डेट एडजॉर्ब, अपने सरफेस पर चिपका लेती है उसको, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, गैसेस इन द इंटेस्टाइन टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन, जिससे कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाएं। कौन, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, गैसेस, ठीक है। दे आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड डायरिया एंड GI इरिटेशन, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है या डायरिया वगैरह है या पॉइजन वाला केस है, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटेड चारकोल और केओलिन, ठीक है। देन प्रोटेक्टिव, इसको डिमल्सेंट्स भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव यानी कि ये कवरिंग करते हैं, एक तरह से क्या करेंगे,
जैसे मान लो हमारे पेट में कहीं जख्म है या कोई चीज़, तो पेट के अंदर जा करके ऐसे लेयर से बना लेंगे, उसके ऊपर चिपक जाते हैं जा करके, ताकि कोई एसिड या हम कोई चटपटी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ है, वो डायरेक्ट खास करके हमारे पेट में जो एसिड निकलता है, एंजाइम निकलते हैं, वो हमारी पेट की लेयर को डैमेज ना कर पाए। एजेंट्स दैट फॉर्म अ फिजिकल और केमिकल बैरियर बना लेंगे, चिपक जाएंगे आकर के ओवर द इन्फ्लेम्ड जीआई म्यूकोसा। इन्फ्लेम्ड मतलब वो म्यूकोसा जहां पे इन्फ्लेमेशन हो रखा है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर इरिटेशन, ताकि और इरिटेशन ना हो जाए, किससे, एसिड से या एंजाइम से। ठीक है, बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब गैलेट। ठीक है, देन कैथारेटिक, इसको अलग से ही पूछा जाता है। कैथारेटिक क्या होते हैं, यही लैक्सेटिव या परगेटिव्स होते हैं। ड्रग्स दैट प्रमोट एवेक्यूएशन ऑफ द बबल, जो यानी कि जो हमको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है तो, या पेट साफ नहीं हो रहा है तो अच्छे से पेट साफ हो जाए, ऐसे को क्या कहते हैं, कैथारेटिक्स कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल होता है। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म, वो उनके मैकेनिज्म के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो कैथारेटिक्स अलग से भी 3 नंबर में आ रहा है, ध्यान रखेंगे। एक है बल्क फॉर्मिंग, यानी कि इंक्रीज स्टूल वॉल्यूम टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, पेट में जाएगा और पानी वानी को इकट्ठा करता है, जो स्टूल होता है, पॉटी होती है, वो उसका बल्क बढ़ा देता है। जब बल्क बढ़ता है तो जो रेक्टम की जो अंदर की लेयर होती है उसे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो वहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन में सिग्नल जाता है और हमारा मोशन आता है हमको। ठीक है, देन स्टिमुलेंट या इरिटेंट डायरेक्टली इरिटेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा होता है अंदर की परत, उसको जाकर इरिटेट करता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, मोटिलिटी, तो जो इंटेस्टाइन है वो अपना मोशन बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें सेना और बीसाकोडिल, ये याद रखेंगे अच्छे से। इसमें साइलियम और इसबगोल दोनों कॉमन है। ऑस्मोटिक या सैलाइन कैथारेटिक आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, सैलाइन कैथारेटिक या ऑस्मोटिक कैथारेटिक। रिटेन वाटर इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमन थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर सॉफ्टनिंग द स्टूल, इंटेस्टाइन के अंदर पानी को रिटेन बना के रखेगा, खींच के रखता है, ताकि जो स्टूल है यानी कि जो हमारी पॉटी है वो टाइट ना हो जाए। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट, सोडियम फॉस्फेट, तो यहाँ पे एप्सम साल्ट आप पक्का याद रखेंगे। तीसरा है, देखो ये है पानी को बना के रख रहा है इंटेस्टाइन में, ये है स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि फाइनली अब क्या है, रेक्टम में जाकर के पॉटी एकदम टाइट हो चुकी है, तो ये सर्फेक्टेंट की तरह काम करेंगे, जाके चिपकते हैं पॉटी के ऊपर और अलाउ वाटर एंड फैट टू पेनिट्रेट द स्टूल, जो हार्ड पॉटी बन के रेडी हो चुकी है रेक्टम में, अब वो हार्ड निकलेगी तो दिक्कत करेगी, उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं जाकर के, तो पानी को और फैट को वो क्या करते हैं, अंदर एंट्री करवाते हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाता है फिर। ठीक है, डॉक्यूसेट सोडियम, क्लियर है। ओके, अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन इसके साथ में ही है कि भाई इसका यूज बता दो, गिव द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, ये 1 नंबर का हो गया। क्लासिफाई, ये आपका 3 नंबर में आ जाएगा। तो गिव यूजेस आपका कहीं ना कहीं 1 नंबर का, अगर हम इसको 2 नंबर का मान ले तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। तो 2 नंबर का मतलब 2 यूज इसके देने हैं, 2 यूज इसके देने हैं। ठीक है, क्लियर। नंबरिंग ब्रेक करना बहुत जरूरी है ताकि कितना लिखें वो आपके दिमाग में सेट रहे। चलिए, मैंने यूजेस काफी सारे दे दिए हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, मेन तो इसका क्या है, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। तो एसिड में कब कब जरूरत पड़ेगी, जैसे सिस्टेमिक अल्कलाइजर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, या यूरिनरी अल्कलाइजर, यूरिन का जो पीएच होता है उसको अल्कलिन करना है। ठीक है, या इमरजेंसी यूज गिवन इन कार्डियक अरेस्ट, एसिडोसिस करेक्शन वगैरह जो कार्डियक अरेस्ट होता है उस केस में भी, या पॉइजनिंग वगैरह होती है तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मेन क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो एसिड से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो 2 बीमारियां आपको याद कर लेनी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेन क्या है, एंटी एसिड और हल्का सा कई बार माइल्ड लैक्सेटिव का भी काम करता है। ठीक है, तो 2 आप इसके यूज लिख दोगे। ओके, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हैलोपेरिडोल, गिव इट्स केमिकल नेम, यूजेस, फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा, सबसे आसान और नंबर गेनिंग। अब समझो, अब स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन है, केमिकल नेम एक पार्ट है, यूज एक पार्ट है, फॉर्मुलेशन एक पार्ट है, ब्रांड नेम एक पार्ट है, यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर उन बच्चों के लिए राहत है जिन्होंने स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नहीं पढ़ रखी, यानी कि केमिकल नेम और स्ट्रक्चर नहीं पता, कोई बात नहीं। आपके कितने नंबर गए, केवल 2 नंबर कटे।
3 नंबर अभी भी आप यहां पर खींच सकते हैं। इसीलिए बात समझ में आई। यूजेस अब खींचने के लिए क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए भैया हैलोपेरिडोल किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो डिफाइन कर दोगे ये एंटी साइकोटिक एजेंट है, तो एंटी साइकोटिक को लेकर के 2 बीमारियां याद कर लोगे। ठीक है, जैसे साइजोफ्रेनिया है या साइकोसिस है, ठीक है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। या सिम्टम्स लाइक एजिटेशन, अचानक से बहुत तेज गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है, या डिलीरियम है, भुलक्कड़पन, तो उसमें ये काम में आ रहा है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर, अब बेटा देखो ये IUPAC वाला पार्ट है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे है, बट जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है या लास्ट में उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग इसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, और जिन बच्चों ने कर रखा है उनको मैं समझा देता हूँ। तो देखो क्या है, यहाँ से हमको क्या करना है, मेन क्या है, ब्यूटेन 1 ऑन, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन और 1 1, यानी कि ब्यूटेनन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर कहानी कर लेंगे, यहाँ पर ये 1 पे लगा हुआ है, तो 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 पर 1 2 3 4, 1 पे क्या लगा हुआ है, 4 फ्लोरोफिनाइल, 4 फ्लोरोफिनाइल। 4 पे क्या लगा, 4 के 1 2 3 और 4 के 4 पर, फिर 4 के 1 2 3 और 4, ठीक है, 2 पार्ट में 4 पे 4 जा रहा है, तो 4 फिर उसके 4 पर, ठीक है, और फिर उसके 4 पर, ये वाला। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता कंफ्यूजन हो जाएगी, तो देखो फिर से, पहला 4 ये रहा, पहला 4, इसके 4 पे ये लगा हुआ है, अब इसके 4 पर ये लगा हुआ है और इसके 4 पर ये लगा हुआ है, इसीलिए 3 4 आ रहे हैं। जब आप डिटेल में IUPAC पढ़ेंगे, अभी अगर टाइम नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो इसके 4 पर 4, फिर डैश लगेंगे, फिर 4 पे, इस 4 पे क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल हो गया, ठीक। अब इसके 4 पे क्या लगा हुआ है, ये 4 पे हाइड्रोक्सी भी है, 4 हाइड्रोक्सी, ये एंड दिस इज द पिप्रिडीन। ये याद रखें, ये क्या है स्ट्रक्चर, पिप्रिडीन। तो 4 पे हाइड्रोक्सी और पिप्रिडीन है, और 1 आइल, 1 मतलब ये 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, जैसे मिथाइल आइल होता है ना, तो 1 आइल लग जाता है और ये नाम है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं मन करता है कि इस तरह से उनको बच्चों को भी मैं बता पाऊँ, तो मन करता रहता है, बट नहीं कर सकते इस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लंबा हो जाएगा लेक्चर नहीं तो। अब यूजेस, जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए। एंटीसाइकोटिक है तो साइजोफ्रेनिया, साइकोसिस, मैनिया, टॉरेट सिंड्रोम, सीवियर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एंटीएमेटिक, ये ना भी लिखो, तो ये दिमाग से संबंधित आप 3 4 बीमारियां याद कर लेंगे, वो आप लगा देंगे, इसमें लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मुलेशन कुछ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 चीजें पक्का लिखेंगे, टैबलेट और ओरल सोल्यूशन, नहीं भी याद है तो ठीक है, अदरवाइज फॉर्मुलेशन में क्या ये लिखने की जरूरत नहीं है। टैबलेट, ओरल सोल्यूशन, इंजेक्शन और डिपॉट इंजेक्शन, मैंने 4 लिख दिए हैं। टैबलेट लगभग सब में ही होता है, बहुत रेयर केस है जिसमें टैबलेट नहीं होती है, तो टैबलेट और इंजेक्शन लगभग सभी में रहता है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन लिख दिया इसका। ब्रांड नेम मैंने लिखना सिखा चुका हूं, हैलोपेरिडोल है तो आप इसको हेल्पोल, ठीक है, हेल्डोल, हेल्डोल तो खैर यहाँ पे भी है, अपना भी आ गया। तो ब्रांड नेम तो बनाना सिखा चुका हूं मैं, आप उसके नाम से ही ब्रांड नेम बना दीजिए। ठीक है, हेलोल कोई चेक करने नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ हेल्डोल इसका है, हेलोबिड भी है और सेरेनेस। जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रांड नेम है, आप सर्च करेंगे आपको प्रॉपर ब्रांड नेम मिल जाएगा ये। लेकिन अगर नाम याद नहीं है तो मैं बता चुका हूं, यूजेज, स्टोरेज, फॉर्मुलेशन और ब्रांड नेम, ये आप छोड़ के नहीं आएंगे। कुछ भी तरीका बता चुका हूं मैं, आप लिख के आएंगे अगर याद नहीं है तो। ठीक है, चलिए ओके, नाउ स्टेट व्हाट आर सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर एक ही के अंदर कवर अप कर दिया। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे पहले, ठीक है, अदरवाइज डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, ड्रग्स दैट मिमिक द इफेक्ट ऑफ एंडोजिनस कैचिकोलामाइन्स, यानी कि जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, इनकी नकल करता है। ठीक है, और कैसे नकल करेगा, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके, उसको हम लोग सिंपैथोमिमेटिक कहते हैं। अब बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, एक होते हैं कैटिकोलामाइन, दूसरा है नॉन कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइन के अंदर, इसके अंदर कैटिकोल न्यूक्लियस, ये है हमारा कैटिकोल न्यूक्लियस, और साथ में इथाइलामाइन चेन पाई जाती है। ठीक है,
तो इसके अंदर कौन कौन आ गया, एंडोजेनस कैटेकोलामाइन यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सिंथेटिक में आइसोप्रिनरलिन और डोब्यूटामाइन। इसमें चेक कर लेना हमारे सिलेबस में कौन कौन से, वैसे सारे मैंने कोशिश की कि सिलेबस वाले ही रखें। फिर नॉन कैटेकोलामाइन के अंदर फिनाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव, ठीक है, एम्फिटामाइन लाइक कंपाउंड, ये इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक होते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट है। तो इसके अंदर एम्फिटामाइन आ गया, एफिड्रीन आ गया, सूडोएफिड्रीन आ गया, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, जो इमिडाजोल के डेरिवेटिव्स हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफोजोलिन, ठीक है, ये हमारे उसमें है। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर याद करने के पर्पज से काफी सारी चीजें लिख दी हैं, आप लोगों को केवल क्या करना है, कैटेकोलामाइन लिख करके सीधा इसके अंदर दो कैटेगरी, एक ये स्ट्रक्चर वाला नहीं बनाना, उसके एंडोजिनस सिंथेटिक एग्जांपल दे दिया। इसमें नॉन कैटेकोलामाइन लिख करके ये और ये ए और बी, फिर ए के अंदर दो कैटेगरी बना दोगे, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है, और दो एग्जांपल। क्लियर है बातें? ओके, ये देखो, ये है केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जो कि हमारे सिलेबस में बाकायदा मेंशन है कि आप जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। बट हमारा जो सिलेबस है उसमें कुछ इस टाइप से दे रखा है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग। तो मैंने उसके हिसाब से भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आपका कौन कौन आ गया, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, क्योंकि इसके नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स में कि भाई बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का एक एग्जांपल दे दीजिए, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का एक एग्जांपल दे दीजिए। इस टाइप से एमसीक्यू आए हुए, तो आपको दोनों नहीं करने हैं, मैंने यहाँ दे दिया है। कोई भी आप कोशिश कीजिए इसको छोड़ दो, ये कीजिएगा आप, लेकिन आप ड्रग्स को याद इसके हिसाब से भी रखिएगा, ठीक है। देन इनडायरेक्ट अल्फा बीटा के हिसाब से जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रहे हैं। मिक्स्ड वाले में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ज्यादा, मेन क्वेश्चन इससे आ रहा है, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक, ठीक है। आप चेक करेंगे टर्बिटालिन, एल्ब्यूटिरोल, साल्ब्यूटामोल, ये सारे हमारे सिलेबस के अंदर है। ओके, जिन लोगों ने याद कर लिया है अच्छी बात है, जिन लोग अभी याद करने की सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल इसको याद करेंगे। और हाँ, फिर से जब भी आप कोई चीज याद करने जाओ उसमें एक बार सिलेबस उठा करके कौन कौन से ड्रग हमारे सिलेबस में है वो मार्क कर लेना, उसके बाद याद करना, ये नहीं कि सब याद करने बैठ जाओ, ठीक है। ओके, नॉरएपिनेफ्रिन, तो नॉरएपिनेफ्रिन देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा इसके बारे में तो आप लिखोगे कि नॉरएपिनेफ्रिन, इसको हम लोग नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। हार्मोन कैसे, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे कवर अप हो रही है 1 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मेंशन कर दी है। केमिकल मैसेंजर ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस नर्व, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर ये सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल है। ये क्या अपने पास, बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन 1 2, दोनों पे क्या लगा, अल्कोहल लगा हुआ है, तो इतना समझो, बेंजीन 1 2 डायोल हो गया। अब 1 2 3 और 4 पर 1 और 2, 1 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, और अच्छा 4 पे क्या लगा हुआ, 2 पे क्या लगा हुआ, अमीनो, 1 पर हाइड्रोक्सी और 1 2 क्या हो गया, इथाइल हो गया, खेल खत्म, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन के यूजेस लिख दोगे, बात समझ में आ रही है। मैं यहां पर चीजों को जैसे लिख रहा हूं कि नॉरएपिनेफ्रिन इज अ पोटेंट अल्फा 1 बीटा 1 एड्रेनर्जिक, ये बेटा मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं, मैं आप लोगों को इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये अल्फा बीटा दोनों पे काम करता है, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन आ रहे हैं अल्फा बीटा को लेकर के, ठीक है। और ये एगोनिस्ट है, यूज होता है इमरजेंसी में, ठीक है। कब यूज होगा, एक्यूट हाइपोटेंशन। और एक चीज मैं बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ लो, एग्जाम हो जाए फिर से रिवाइज करना, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी फार्माकोलॉजी उसकी उतनी आसान हो जाएगी सेकेंड ईयर में, ठीक है, छोड़ना नहीं इसको। सेप्टिक शॉक, शॉक किसी भी टाइप का हो, हमारा बीपी गिर जाता है तो ये बीपी को बढ़ाने में काम में आता है, ठीक है। एक्यूट हाइपोटेंशन हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक, चाहे वो सेप्टिक शॉक हो, है ना, इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, कार्डियोजेनिक हार्ट की वजह से शॉक लग जाए, बीपी डाउन हो जाए, उसमें हो जाए। देन एडजंट इन कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट में एडजंक्ट मतलब सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। हाइपोटेंशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है, एनेस्थीसिया लगा हुआ है, एनेस्थीसिया की वजह से आपका हाइपोटेंशन हो गया है, तो भी आपको इसका यूज किया जाता है। यानी कि मेनली क्या है, बीपी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, और बीपी कहां कहां गिर रहा है वो अलग अलग कंडीशन आपको मेंशन कर देनी है, वो उसका यूज हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स।
विद एग्जाम्पल, जो कि हम यहाँ PYQ1 में क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस वो भी कर लिया है, केवल क्या नहीं किया था, यूजेस नहीं किया था हमने, किसका, क्लोरोक्विन फॉस्फेट का। बाकी देखो इसका ये क्वेश्चन जब मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इस पूरे क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है, डिफाइन 1 नंबर का, क्लासिफिकेशन, ठीक है, देन स्ट्रक्चर एंड यूजेस, तो हम यहाँ पे यूज को 1 नंबर मान सकते हैं, स्ट्रक्चर को 1 नंबर मान सकते हैं, क्लासिफिकेशन हमारा 2 नंबर का हो जाएगा। तोड़ो इसको, क्वेश्चन को जितना अच्छा ब्रेक कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन जनरली 2 नंबर में आता है, लेकिन हाँ अगर कोई और भी इसके अंदर क्वेश्चन एक और ऐड होता तो फिर क्लासिफिकेशन 1 ही नंबर की रह जाती। ठीक है, तो डेफिनेशन हम कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन पहले कर चुके हैं इस PYQ1 में 2 में, देन स्ट्रक्चर भी कर चुके हैं, यूजेस नहीं किया था, यूजेस यहां कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि इसमें इतना ही करना है करके, ये जो लिखा हुआ उसका मतलब ये है। तो यूजेस में क्या है, मलेरिया में भाई एंटी मलेरियल, तो मलेरिया में इस्तेमाल होगा। अमीबियासिस जो अमीबियासिस होती है, यानी कि हेपेटिक अमीबियासिस है, लीवर की जो प्रॉब्लम है उसमें इस्तेमाल होगा। ये क्या हो रहा है, ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उसमें इस्तेमाल होगा। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून, उसका हेल्प्स कंट्रोल ऑटो इम्यून सिम्टम्स, जो ऑटो इम्यून के सिम्टम्स होते हैं, जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको कंट्रोल करता है। देन फोटोडर्मेटोसिस यूज्ड इन सर्टेन सनलाइट रिलेटेड स्किन डिसऑर्डर, सूरज की रोशनी की वजह से डिसऑर्डर होते हैं उसको भी ठीक करने के काम में आता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन एंड क्लासिफाई, डिफाइन 1 मार्क्स, देन क्लासिफाई इसको 2 नंबर ले लें। एंटीबायोटिक्स, गिव सुटेबल एग्जांपल, जब क्लासिफिकेशन करोगे तो एग्जांपल तो दोगे। गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, स्ट्रक्चर 1 नंबर, यूजेस 1 नंबर। ठीक है, तो यूजेस ऑफ क्लोरमफेनिकॉल हम लोग पहले कर चुके हैं PYQ1 में। तो ये जो PYQ बता रहा हूं इसका मेन मकसद मेरा ये है कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, तो जो बच्चे बिल्कुल लास्ट में कहते हैं ना सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो ये 5 पेपर जो मैं करवा रहा हूं आप इनको करके चले जाइए, तो जो बच्चा बिल्कुल घबराया बैठा है सर क्या पढ़ ले, गारंटेड पास हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़े बैठे हैं उनको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि कहां से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो स्कोर अच्छा कर पाएंगे। चलिए, यूजेस हो गया। डेफिनेशन, एंटीबायोटिक दे दोगे, ऐसा केमिकल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से निकालता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है, मार देता है, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, इन लो कंसेंट्रेशन, बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो कि रोक देते हैं ग्रोथ और या डिस्ट्रॉय कर देते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ओके, यहां पर मैंने इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा वाइड किया, वाइड इन द सेंस बड़ा किया, बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहानी है। फिलहाल देखो बात को समझो, क्लास आपको याद रखनी है, सल्फोनामाइड्स, केमिकल नेचर के हिसाब से डेरिवेटिव्स ऑफ पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ स्टेट्स में पूछ दे रहे हैं, तो एक लाइन में ही आपको एक्सप्लेन करना है, और ये रहे अपने एग्जाम्पल। आते हैं आगे, तो टोटल जो कैटेगरी है वो है 17, तो क्या 17 याद करनी है, आंसर है नो। 17 मैंने इसलिए दे दी कि टोटल आपके यहाँ और फिर आगे आपके सेकंड ईयर में काम में आएगी। मेन देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है हाईलाइटेड क्लासेस, जो हाईलाइटेड क्लासेस हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे सिलेबस में, यानी कि इसकी दवाइयाँ देखोगे, ड्रग्स पेनिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये हमारे सिलेबस में है। तो इनकी कैटेगरी आप एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जब क्लासिफिकेशन करके आओगे तो ये 6 आप पक्का करके आओगे, उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा याद कर पाओ उतना अच्छा। ठीक है, उनका आप टेट्रासाइक्लिन 4 फ्यूज्ड रिंग यानी टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस कंटेन नाइट्रोबेंजीन ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन है तो इसका नाइट्रोबेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। कैसे, मोड ऑफ एक्शन अगर याद नहीं करने एक बार को तो मत याद करो, चलेगा, लेकिन जिन स्टेट्स में आप लोग देख ले होंगे अपने अपने स्टेट का पेपर, अगर मोड ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं तो 1 नंबर के हिसाब से केवल याद कर सकते हैं। और ये आगे एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है, कि आप लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है कि आपने लिखा बीटा लैक्टम, नीचे ऐसे ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग करके कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा ही छापें। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। नीचे देखो मैंने लिख भी दिया है, हाईलाइटेड क्लासेस बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसामाइड। आप लोग कहेंगे सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है बीटा लैक्टम या अमीनोग्लाइकोसाइड या मैक्रोलाइड्स, तो बेटा इसको ऐसे दिमाग लगाओ कि ये जो ड्रग्स के एग्जाम्पल है ना, उसके हिसाब से हमने उसकी क्लास
निकालिए कि कौन सी क्लास है सिलेबस में। ठीक है, कुछ तो डायरेक्ट ही दे रखे हैं, टेट्रासाइक्लिन डायरेक्ट लिखी हुई है, बीटा लैक्टम डायरेक्ट है हमारे पास, डायरेक्ट ये भी नहीं है, पेनिसिलिन लिखा हुआ है उसमें, तो वो बीटा लैक्टम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन है, शुरुआत कहां से करोगे? डेफिनेशन से कि भाई लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल दे दोगे, प्रिंसिपल पूछ भी रहा है, प्रिंसिपल हर किसी का याद भी करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द ट्रेसेस अमाउंट ऑफ आयरन। ऑब्वियसली बात है, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आयरन कितनी मात्रा में हमारी दवाई में मौजूद है एज ए इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इसका जो प्रिंसिपल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, पिंक टू रेडिश पिंक कलर का होता है, इज फॉर्म्ड व्हेन आयन रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन अल्कलीन मीडियम। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपको लिखना रहेगा क्या इसका प्रिंसिपल। थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है इन अल्कलीन मीडियम तो कलर एक कंपाउंड बनाता है क्या? फेरस मरकप्टे एसीटेट या फेरस थायोग्लाइकोलेट। तो स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको याद करने हैं बेटा, कुछ में एग्जाम स्टेट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये बता देंगे आप रिएक्शन। ओके, आगे बात लिखी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस इन द टेस्ट सोल्यूशन कंपेयर। जो इंटेंसिटी बनती है, कितना कलर डार्क है, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं, और अगर वो ज्यादा होता है तो फेल हो गया, कम है तो पास हो गया। तो इतनी लाइन नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ये लिखने के बाद आपको ये रिएक्शन याद रखनी है और लिखनी है। की रीजेंट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया सॉल्यूशन, क्या काम होता है? अल्कलीन मीडियम क्रिएट करता है, सिट्रिक एसिड, ये प्रेसिपिटेशन रोकता है, और स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये की रिएजेंट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद सीधा आपको ये याद करना है और लिख देना है टेस्ट सैंपल। हमने ये टेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो स्टैंडर्ड याद कर लो, उसके हिसाब से टेस्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड में क्या है? 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया आयरन का, डाइल्यूट किया पानी के अंदर अप टू 40 ml। हमने 2 ml 20% सिट्रिक एसिड डाला, 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड के डाले, ऐड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन अल्कलीन। अमोनिया डाल दी जिससे कि हमारा सॉल्यूशन अल्कलीन हो जाए, और उसको हम वॉल्यूम को पूरा 50 ml तक पूरा कर देंगे। 5 मिनट के लिए रखेंगे, जो कलर आएगा, ठीक है, आने देंगे, उसमें रख देंगे। सेम प्रोसेस, बस केवल इतना पार्ट अलग ऊपर का, यहां से लेके यहां तक ये पूरा सेम। ठीक है, सैंपल इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40 ml। सैंपल को हम लेंगे और वॉल्यूम 40 ml तक कर लेंगे। फिर नीचे का सेम करेंगे, जो कलर आएगा उससे इसको कंपेयर कर लेंगे। कलर ज्यादा डार्क है तो फेल, कम है तो पास। इंटरप्रिटेशन रिजल्ट क्या आया? इफ द कलर इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन और इक्वल टू द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, कम है या बराबर है तो हमारा सैंपल पास, और अगर ज्यादा है तो सोल्यूशन फेल, सैंपल फेल। अब कुछ स्टेट्स में रीजनिंग आ रही है, ये आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये तो खैर इंटरप्रिटेशन तो लिखनी पड़ेगी आपको कि ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, क्या है। ये मैंने क्यों दे दिया? अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो याद कर लो। पीएच कंट्रोल, अमोनिया इंश्योर्स एन अल्कलीन मीडियम फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया का काम क्या है? अल्कलीन मीडियम रखना। सिट्रिक एसिड क्या काम करता है? प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम कैटाइन लाइक्स अल्युमिनियम, कैल्शियम, दूसरे जो आयंस मौजूद हैं वो रिएक्ट ना करें। ठीक है, अदरवाइज इनकी वजह से कलर डार्क हो जाएगा। थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसको फ्रेश ही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर हमारा क्या है, रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो क्यों फ्रेश प्रिपेयर करते हैं? उसका रिजल्ट, उसका कारण, अवॉइड कंटेमिनेशन, ग्लासवेयर मस्ट बी आयरन फ्री। किसी प्रकार का आयरन का कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजों का ध्यान रखना है हमको। तो ये हो गया आयरन। मेन क्या है? प्रोसीजर, ये आपको चाहो अलग अलग बनाओ, टेबल के फॉर्म में बनाओ, सबसे बेस्ट रहता है वैसे ये। ठीक है, नाउ डिस्क्राइब मोर्स मेथड फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन विद रिएक्शन। अब यहां पर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को सबसे पहले क्या करोगे? डिफाइन करोगे। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच एनालाइट पता है ना, एनालाइट रिएक्ट विद टाइट्रेंट, ठीक है, जो ऊपर से गिर रहा है, टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, एक सॉलिड बन जाता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। यानी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एनालाइट है, और ऊपर से क्या गिर रहा है? टाइट्रेंट।
ये मिल करके यहाँ पर सॉलिड जैसा बन जाता है, तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको। मोस्टली सिल्वर साल्ट, अच्छा ये थोड़ा सा गलत, मोस्टली सिल्वर साल्ट्स आर यूज्ड। हम लोग जो ऊपर से टाइट्रेंट होता है उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। एग्जाम्पल, टाइट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बड़ा कॉमन है, ये याद रखना है। ये रिएक्शन पूछी जाती है, इसमें होता क्या है, जो AgNO3 ब्रेक करेगा उसमें Ag प्लस Cl से रिएक्ट करेगा, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, कॉमन मेथड क्या है प्रेसिपिटेशन के, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फेजान मेथड, जिसमें हमारा मोर्स मेथड पूछा जाता है। ओके, मोर्स मेथड में क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे जिसका कार्ल स्टीनर मोर करके नाम था, चेक कर लेना एक बार, नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा। इज एन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। क्लोराइड या ब्रोमाइड आयंस कितना है एज ए इम्प्योरिटी, उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर जो है पोटेशियम क्रोमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं एज इंडिकेटर। ठीक है, अब प्रिंसिपल की बात करें तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन सिल्वर आयन रिएक्ट फर्स्ट विद क्लोराइड आयन। शुरुआत में जो ऊपर से गिरेगा सिल्वर नाइट्रेट में से, थोड़ा सा बता दूं मैं, ठीक है, यहां पर क्या है AgNO3 जो कि ब्रेक हो जाता है Ag प्लस प्लस NO3 2 माइनस में। तो ऊपर से जो Ag प्लस आ रहा है वो नीचे यहाँ पर जो Cl माइनस है उनसे रिएक्ट करके AgCl बना लेता है। जैसे ही सारा Cl खत्म हो जाएगा, ऊपर से एक्स्ट्रा Ag प्लस जब आएगा तो यहाँ पर जो इंडिकेटर मौजूद है उससे रिएक्ट करके ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और सिल्वर क्रोमेट बना लेगा, जो कि एंड पॉइंट को दर्शा देगा। ठीक है, मेन रिएक्शन क्या है, सिल्वर और क्लोरीन मिलकर AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे ही Cl सारा खत्म, सिल्वर रिएक्ट करता है क्रोमेट आयन से और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट सिल्वर क्रोमेट का बनके रेडी हो जाता है। इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं जो कि ब्रिक रेड कलर देता है एंड पॉइंट में। प्रोसीजर के सिंपल से स्टेप ये लिख देने, उसके बाद आपको टेक क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्यूशन इन फ्लास्क, यहाँ पे ले लिया, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर डाल दिया इसके अंदर, टाइट्रेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। ऑब्जर्व कलर चेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन कलर, यहाँ कलर में चेंज देखेंगे, जैसे ही येलो से रेडिश आएगा वो एंड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे कितना वॉल्यूम ऊपर से AgNO3 का खर्च हुआ, निकाल लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के अंदर सिखाया था जब लाइव क्लास ले रहा था मैं। चलिए, कंडीशंस यहाँ पे भी कुछ खास हैं। द टाइट्रेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन स्लाइटली अल्कलीन और न्यूट्रल pH। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कई बार, क्यों? क्योंकि जो एसिडिक कंडीशन होती है, इन एसिडिक कंडीशन क्रोमेट आयन कन्वर्ट टू डाइक्रोमेट आयन विच डू नॉट रिएक्ट विद सिल्वर। अगर क्रोमेट CrO4 Cr2O7 में कन्वर्ट हो गया तो यहां पर जो ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन नहीं होगी, कलर नहीं आएगा, एंड पॉइंट गलत आ जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा उसको क्या रखना है, हल्का सा अल्कलीन या न्यूट्रल रखना है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट IUPAC यानी कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। जिन बच्चों का IUPAC अभी तक क्लियर नहीं है, कवर नहीं है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं। पहला है 5,5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिन। तो ये एक्चुअली में फिनाइटोइन है हमारा, ठीक है। तो अब ये याद करने वाला है, जिनको आता है वो समझ जाएंगे इसको, जिनको नहीं आता है उनको लिए दिक्कत। अब इमिडाजोलिन जो हमारे पास ये वाला है ग्रुप, ये है इमिडाजोलिन हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद 1,1 डाइफिनाइल 5,5 1 2 कहाँ गया, हाँ ये रहा 1 2 3 4 5 डाइफिनाइल क्या हो जाएगा 2 4। देखो एन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 डाइफिनाइल ये इमिडाजोलिन हो गया। 2 4 पे, 2 पे 4 पे क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा, तो डाई1, ये फिनाइटोइन है, ठीक। फिर दूसरा आया हमारे पास ये जो कि क्लोरप्रोमाजीन है। ये नाम मैंने खुद लिख दिया, ये नाम मेंशन नहीं थे, क्वेश्चन इतना था, ठीक है। तो नाम मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। इसमें 3 बेंजीन रिंग है। तो हमारे पास ये आ गया। हमेशा पेरेंट चेन को देख करके स्टार्ट किया करो। 1 2 3 NN
ये रहा एन है ना, ये एक मिथाइल है, ये दूसरा मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, और 1 पर ही क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इस 3 पर ही क्या लगा हुआ है, पूरी चेन क्या है, इसकी नंबरिंग 1 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 क्लोरो 10 H फिनोथायाजीन 10 आइल, और 10 से जुड़ा हुआ है ये। तो अब ये थोड़ा सा ये 10H कैसे आ गया, ये 10 आइल, आइल मतलब जुड़ा हुआ है, तो आइल जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है 10 नंबर से जुड़ा हुआ है तो आइल लग जाता है उस नंबरिंग के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को हिंट मिलती चले थोड़ी बहुत, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। देन हमारे पास डाइजिपाम आ गया। ठीक है, यहाँ नंबरिंग मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया आप लोगों के लिए कि ये फिनाइल ग्रुप है, ये 7 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, ये 1,4 डाइबेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 1,4 बेंजोडाइजिपीन, ये हमारा बेंजोडाइजिपीन है। ठीक है, सॉरी बेंजो है ना, ये गड़बड़ हो गया, ये पूरा पार्ट है ये। 1 मिथाइल, ठीक है, 5 पे फिनाइल है, ओके, 3 डाईहाइड्रो 1 मिथाइल 7 क्लोरो। ठीक है, ठीक है, 1,4 बेंजो डाइजिपीन आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए दिक्कत है थोड़ी सी। नेक्स्ट है व्हाट आर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट डेफिनेशन डिफाइन आ गया ये। 1 मार्क्स, गिव देयर एग्जांपल्स, उसका एग्जांपल आप 2 दे दोगे, इसको हम कह सकते हैं 1 मार्क्स। नेम द ड्रग यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म, ये आ गया 1 मार्क्स। तो यहाँ पे 2 ड्रग, यहाँ पे 2 ड्रग, ये डेफिनेशन 3 टुकड़ों में आ गया। ठीक है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसी को हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से हमारे सिलेबस में है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं एसिटाइल कोलिन को। कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, मस्करैनिक और निकोटिनिक। ये आपको मैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखते चलता हूँ ना, मस्करैनिक निकोटिनिक, ये ताकि जिन बच्चों को पढ़ा हुआ रिवाइज भी होता चले। देयर बाय इनिबिटिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, तो ये जो है किसको ब्लॉक कर रहे हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दीज ड्रग्स विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। इतना लिखोगे तब भी चलेगा, बट क्योंकि मैं लिख रहा हूं आप लोगों को समझा रहा हूं तो मेरी डेफिनेशन में सारी चीजें आपकी रिवाइज भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। जी हाँ, ठीक है, यह परफेक्ट डेफिनेशन होती है जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएं। ओके, चलिए एग्जांपल दे दोगे, गिव देयर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है ना, मस्करैनिक निकोटिनिक, तो दोनों के मैंने अलग अलग दे दिए। आपको अलग अलग नहीं देना तो आप एक एट्रोपिन दे दो, कोई एक और दे दो, स्कोपोलामाइन दे दो, जो हमारे पास है, खेल खत्म। एग्जाम्पल 2 दे करके, लेकिन मैंने मस्करैनिक निकोटिनिक अलग अलग दिए ताकि जो बच्चे डिटेल लेके चल रहे हैं उनका क्लैरिटी अच्छी रहे। देन पार्किंसोनिज्म में कौन कौन सी है, लीवोडोपा, जिसको कि हमेशा हम कार्बिडोपा के साथ कंबाइन करके देते हैं। आ गया हमारा, खत्म, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, बट ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसको आता है आता, नहीं आता नहीं आता, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर चाहिए यहां पर। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप्रानोलॉल, गिव यूजेस एंड पॉपुलर ब्रांड नेम। कितना सिंपल आ गया। अब यहाँ पे मैंने प्रोप्रानोलॉल को डिफाइन कर दिया है ताकि रिवीजन होता चले, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर दीजिए, सीधा ब्रांड नेम दीजिए। आप डिफाइन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या होते हैं ये, नॉन सिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, सिंपल लिख सकते हो आप लोग। प्रोप्रानोलॉल क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, ये ब्लॉक कर देते हैं B1 B2 रिसेप्टर को, thereby reducing the effect of कैटेकोलामाइन लाइक एड्रेनलिन ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये ब्लॉक करते हैं, इसकी वजह से एड्रेनलिन का इफेक्ट कम हो जाता है और बीपी वगैरह हमारा क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसीलिए ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी कहलाते हैं। इसी वजह से ये हमारा चैप्टर नंबर 6 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में भी ये एग्जांपल दे रखा है प्रोप्रानोलॉल, और एंटी हाइपरटेंसिव चैप्टर नंबर जो 7 है कार्डियोवास्कुलर वाला, उसमें भी ये प्रोप्रानोलॉल आपको मिल जाएगा। तो यहां से जो डेफिनेशन दिए मैंने दोनों कवर किए आपके, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दोनों कवर किए आपके। इंपॉर्टेंट है प्रोप्रानोलॉल, पढ़ के जरूर जाइएगा। अब ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1 मिनट,
1, 2 और 3, ठीक है ना। 3 पे क्या लगा हुआ है, 1, 2 और 3, प्रोपेन 2 आयल दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है और अमीनो ग्रुप है। और प्रोपेन 2 पे क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। आगे 1 पर क्या लगा हुआ है, नैप्थलीन, ये नैप्थलीन आ गया अपने पास। 1 पे लगा हुआ है तो 1 आयल हो गया और ऑक्सी आ गया, जो है ना ईथर वाला इथॉक्सी वगैरह होता है वो आ गया। ब्रांड नेम की बात करें तो फेमस इंड्राल सबको पता होगा, और सिप्लार। इंड्राल तो मेरे ख्याल से जिन लोगों का बीपी का प्रॉब्लम स्टार्टिंग होगा उन्होंने सबने सुना ही होगा इंड्राल। यूजेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे यूजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। क्लासिफाई डायूरेटिक विद एग्जाम्पल, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूसमाइड। तो डायूरेटिक क्या होते हैं, ऐसी दवाइयां जो बॉडी के अंदर से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालते हैं, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की लॉस बढ़ा देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। इनको हम लोग वाटर पिल भी कहते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर पिल। ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर ही सारी चीज़ें आपकी मेंशन है। डायूरेटिक्स आर ड्रग्स दैट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यार डेफिनेशन भी दे दी मैंने, क्योंकि डेफिनेशन में सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन में सारी चीज़ें कवर्ड हो, वो अच्छा लगता है। एंड उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है वो ये क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लासिफिकेशन में जो जो ड्रग्स है हमारे पास, खास करके एक सल्फोनामाइड कैटेगरी भी है, थायजाइड भी है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी है। ये 2 शायद नहीं है बट एक्स्ट्रा में डाल दिए। ये 3 हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो आपको कोशिश ये करनी है जितनी दवाइयाँ हमारे सिलेबस में मेंशन है वो कैटेगरीज आप पक्का डालें, और एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं अगर याद कर लो तो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूसमाइड हम लोग कर चुके हैं तो छोड़ दिया। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस, गिव स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन अगेन बड़ा ही, इस जो चैप्टर 9 है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इसमें मेटफॉर्मिन ही पूछा जाता है तो आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट व्हाट आर NSAIDs, गिव यूजेस एंड पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन। अब ये तो मेरे ख्याल से बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे मतलब हर किसी को पता है एस्प्रिन का ब्रांड नेम, एस्प्रिन क्या होता है, ठीक है। NSAID क्या होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशन के पेन, फीवर, स्वेलिंग, इन सब में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, रोक देते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता है। इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल एस्प्रिन, डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, ये सब क्या है, NSAID हैं। एस्प्रिन इसको हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं। इसकी यूज की बात करें तो NSAID है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीप्लेटलेट, ठीक है ना, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड थिनर भी बोलते हैं, खून को पतला कर रखता है, ये क्लॉट नहीं जमने देता है। पॉपुलर ब्रांड नेम डिस्प्रिन, मैंने कहा ना किसको नहीं पता होगा, 2 देने हैं, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, दोनों बड़े फेमस हैं, दे दिए दोनों नाम, खत्म कहानी। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। और फिर से एक चीज आपको बता दूं मैं, ब्रांड नेम जो बड़ी कॉमन दवाइयां हैं जैसे डिक्लोफिनेक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया, मैं एक बना दूंगा, ठीक है, जिसमें खास दवाइयाँ जिसको आप पक्के से मेंशन रहेंगी, उसको करके जाइएगा आप, तो उसका एक लिस्ट बना के तैयार कर दूंगा, वो आप लोगों को डाल दूंगा मैं, तो आप देख लीजिएगा एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ये पहले PYQ करवा दूं सारे, ठीक है। चलिए, डिफाइन क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनियाजिड। तो एंटी ट्यूबरकुलर जो हमको टीबी से बचाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बोलता जा रहा हूँ, लिख लोगे मेरे ख्याल से अब आप। और ये इसका क्लासिफिकेशन आ गया। क्लासिफिकेशन में फिर बता रहा हूँ, मैं इतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन क्लासिफिकेशन क्योंकि मेरे को इस तरीके से तैयार करनी थी कि उसमें सारी चीजें बता सकूं शॉर्ट उसकी तरह। तो ये क्लासिफिकेशन आ गया, इसका मतलब डेफिनेशन आ गया। हाइड्रोजन डेरिवेटिव सीधा लिख करके उसका एग्जाम्पल आइसोनियाजिड। यहाँ पर इसका मैंने मोड ऑफ एक्शन भी दे दिया है। कुछ स्टेट में है एक आध जहाँ पे मोड ऑफ एक्शन पूछ लिया गया है, तो इसलिए मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे दे दिया है। रिफामाइसिन डेरिवेटिव रिफैम्पिसिन आ गया, पायराजिन डेरिवेटिव पायराजिनामाइड आ गया। देन फोर्थ है इथाइलिडीमीन डेरिवेटिव, इसके अंदर इथैम्ब्यूटाल आ गया। अमीनोग्लाइकोसाइड पॉलीपेप्टाइड्स स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया, ठीक है। टोटल 9 है। सैलिसाइलिक एसिड, जो जो एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में है, बीटा क्वीन, ये तीनों कैटेगरी हमारे सिलेबस में आती हैं। देन इथाम्ब्यूटाल भी है, ये वाली कैटेगरी भी आती है मेरे ख्याल से। ये और ये 2 कैटेगरी शायद हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं, सिलेबस मतलब ये ड्रग्स मेंशन नहीं है,
बाकी सारे ड्रग्स मेंशन है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, डेफिनेशन देखो, ध्यान रखना, कैटेगरी जब बताते हो सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, ये थोड़ा सा और मेंशन कर दो तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हिसाब से आंसर एकदम परफेक्ट बन जाता है। नहीं करना कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये तो मेंशन करोगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलें आगे। देन आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बनाया पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्रोजिन, ये हाइड्रोजिन आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। देन बीटा लैक्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ अमोक्सिलिन। तो यूज कर लेते हैं अमोक्सिलिन का स्ट्रक्चर, हम लोगों ने बीटा लैक्टम जो PYQ 1 में किया था वहां पे कवर कर लिया था। तो अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक में कोई भी लिख दो इन्फेक्शन जर्नल, अमोक्सिलिन सबको पता है, बेसिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, UTI, डेंटल इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जख्म वगैरह हो जाता है, लिख दो। ठीक है, क्लियर है। तो एंटीबायोटिक्स में तो कुछ देखो, हर कैटेगरी में जैसे दिमाग वाली उसमें कुछ खास 2-4 बीमारियां, एंटीबायोटिक कुछ 2-4 बीमारियां, ये याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लासिफाई एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स विद एग्जांपल, डिस्कस द यूजेस ऑफ सिस्प्लेटिन। तो एंटी न्यूप्लास्टिक का क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं। सिस्प्लेटिन क्या होता है? प्लेटिनम बेस्ड एंटी कैंसर ड्रग है, ये सिंपल सी कहानी। अब यहां पर इसके हिसाब से अब 3-4 कैंसर्स के नाम याद कर लो, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, वो 5-6 नाम याद कर लो। कुछ भी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का अगर यूज पूछता है, उठा के 4-5 कैंसर के नाम डाल दो। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है? तरीका क्लियर हो रहे हैं? चलिए अब 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया अपने पास। गर्डजाइट, ये हम पहले भी कर चुके थे, आर्सेनिक के टेस्ट में इस्तेमाल होता है गर्डजाइट अपरेटस। नेम द इंडिकेटर यूज्ड टू असेस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम क्रोमेट, अभी देखा हमने मोर्स वाले में। स्टेट द यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, वाउंड क्लीनिंग, ब्लीचिंग एजेंट, कई तरीके से इस्तेमाल होता है। फेरस सल्फेट एनीमिया में इस्तेमाल होगा। विद द फॉलोइंग 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिन कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये जिसने IUPAC यानी चैप्टर नंबर 4 अच्छे से करा होगा वो कर पाएगा। फ्यूरान, फ्यूरान इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूरान का स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से देख के जाइएगा। सफिक्स ओल इज यूज्ड फॉर, ओल किस में आता है? 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग में इसका इस्तेमाल होता है, सॉरी 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 5 मेंबर्ड रिंग? पायरिडीन, फ्यूरान। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं इसका आंसर तो खैर पायरिडीन आ गया, बट जैसे मैंने कहा ना, पायरिडीन, फ्यूरान और इमिडाजोल, ये तीनों के स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, तीनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रीफिक्स थाया या थायो, उम्मीद अगर थोड़ी सी भी IUPAC पता होगी तो पता होगा, ये सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रांड नेम ऑफ फिनाइटोइन, ठीक है, फिनाइटोइन में ये तो मैंने मेन जो है इस्तेमाल होते हैं लिख दिए। एप्टोइन अबॉट कंपनी का है, एप्सोलिन और डिलैंटिन। और अगर नहीं याद है तो क्या बनाओगे? फिनाइन, फिनोइटोइन, कुछ भी, मतलब फेंटोन, इस तरीके से 2 ड्रग्स के नाम लिख दोगे, ब्रांड नेम। व्हाट डोजेस फॉर्म डायजेपाम इज गिवन, ठीक है, टैबलेट, इंजेक्शन पक्का बता दोगे, भले रेक्टल जेल पता हो चाहे ना पता हो। एसिटाइल कोलिन इज एन कोलिनर्जिक एजेंट। अब एसिटाइल कोलिन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि एग्जैक्ट अगर आपको क्लासिफिकेशन वगैरह पता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत है। डैश इज एन इमिडाजोलिन, देखो इमिडाजोलिन आ गया। डेरिवेटिव एंड डायरेक्ट एक्टिव सिंपैथोमिमेटिक, सिंपैथोमिमेटिक में इमिडाजोलिन कैटेगरी का कौन सा है? तो जाइलोमेटाजोलिन। तो जोलिन से आप कंपेयर कर सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो, तरीका है समझने का। ठीक है, अभी तो लास्ट मोमेंट आ गया इसकी, और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं बाद में डाल दूंगा, फिलहाल तो अभी आप इतना पढ़ के जाओ। ठीक है, नेम द फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी ऑफ क्विनिडीन सल्फेट, एंटी अरिथमिक होता है ये। अगर क्विनिडीन सल्फेट की कैटेगरी आपको याद होगी तो आप फटाक से बता दोगे। कैप्टोप्रिल की कैटेगरी याद है, एंटी हाइपरटेंशन में होता है, फटाक एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर दे रखा है, फटाक से बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेटिव डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रानिलिक एसिड, केमिकल क्लासिफिकेशन अगर याद है तो खटाक से बता दोगे, फ्रूसमाइड। ठीक है, तो ये कई सारी क्वेश्चंस मैंने कहा ना, एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन अगर आपको आती हैं तो खेल खत्म। मेफनेविक एसिड क्या है? NSAID है, इज यूज्ड इन पेन एंड इन्फ्लेमेशन।
बता दो खटाक से। क्रोसिन पैरासीटामोल का ब्रांड नेम है, इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। क्रोसिन है, एक कालपोल बड़ा पूछा जाता है, याद कर लो। रेमडेसिविर के जो ब्रांड नेम है, देखो रैमडेक रैम से बन गया, रेडिक्स आरी और डॉक्टर रेड्डी का रेडिक्स बना दिया, सिप्ला का सिप्रेमी बना दिया, ठीक है। तो मैंने कहा ना इस तरह से उसी के नाम से ही सॉल्ट के नाम से ब्रांड बन जाते हैं। याद नहीं है ये तो मैंने एग्जैक्ट निकाल के दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई उंगली ना उठाए, अदरवाइज आप अगर एग्जाम में भूल गए हो तो छोड़ के नहीं आएंगे। डोजेस फॉर्म मैंने बताया, किसी की भी आ जाए, टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन, ये तो पक्का लिख के आएंगे। नेम एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, तो एंटी मेटाबोलाइट क्लासिफिकेशन के अंदर जो जो आते हैं मीथोट्रिजेट या 5-फ्लोरोयूरेसिल वो मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट पीवाईक्यू जल्दी आने वाला है, पढ़ते रहो। और कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप करें या कॉल करें, आपके सोल्यूशन को, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ओके, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। अच्छा स्कोर लाना है, जब एग्जाम हो जाएगा तो जरूर से कमेंट करना है कि कैसा रहा, यहां से आप लोगों को क्या बेनिफिट रहा। ओके, ऑल द बेस्ट।